Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you anatomy and physiology. So students, last class में हम लोगों ने RBC के बारे में पढ़ लिया था, right? So basically हमने complete कर लिया था, हमने ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था. अब हम थोड़ा RBCs के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है. सो इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल या फिर पूरा जो फुल फॉर्म है वो होता है रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूलस, है ना. आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूलस. सो बेसिकली ये बहुत अमाउंट में पाया जाता है हमारे ब्लड में. जो इसका अमाउंट है वो बहुत होता है. ये किस कलर का होता है? ये रेड कलर का होता है. रीज़न है इसका रेड कलर का होने का बिकॉज एक पिगमेंट प्रेजेंट है ना, एक कलर प्रेजेंट है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है ना, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना. हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा इरिथ्रोसाइट है इसमें इसका कैसा कलर हो जाता है? इट इज़ ऑफ रेड कलर. ठीक है, समझ में आया. अगर हम टेस्ट कराते हैं, आपने देखा होगा ना कभी कभी हम सीबीसी कराते हैं, है ना. तो अगर हमें उसमें टोटल नंबर ऑफ आरबीसी पता करना है ना, तो हम कैसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसी पर माइक्रोलीटर, है ना. अगर वैसे ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है कि टोटल काउंट क्या है ना. आपने सुना होगा कि आपका ब्लड काउंट क्या है या टोटल काउंट, ये टर्म है हम यूज़ करते हैं ऑफ आरबीसी. कितना होता है टोटल काउंट ऑफ आरबीसी बच्चों? वो होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स पर माइक्रोलीटर. एक माइक्रोलीटर में, एक म्यूएल में या 10 to the power -6 लीटर में कितने आरबीसीज हैं, इसको हम कहते हैं टोटल काउंट ऑफ आरबीसी. याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी. ठीक है. एवरेज ह्यूमन में, है ना, एवरेज मेल में 5 मिलियन होता है. ठीक है. और जो फीमेल्स हैं उनमें 4.5 मिलियन होता है रिस्पेक्टिवली टोटल काउंट ऑफ आरबीसी. ठीक है. जो हेल्दी ह्यूमन होता है, एक हेल्दी पर्सन होता है, उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है. पर 100 ml. ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है. और बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है, याद रखना, गैस को ट्रांसफ़र करना. ठीक है. बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है कौन? हमारा हीमोग्लोबिन. ठीक है. जो आरबीसी होती है, आरबीसी उसका जो लाइफ साइकिल होती है, मतलब जो उसका कितने दिन हमारी आरबीसी एक ज़िंदा रह सकती है, वो होता है 120 डेज़. एक 120 डेज़ एक आरबीसी ज़िंदा रह सकती है. उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, जाके स्प्लीन में वो उसकी डेथ हो जाती है. स्प्लीन जो है, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, वो डेड आरबीसी को फिल्टर कर देता है. ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया. सो अब आप थोड़ा सा शेप के बारे में बात कर लेते हैं. आरबीसी की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है, बीच में एक गड्ढा सा है दोनों तरफ. इस शेप को बोलते हैं हम बाइकॉन्केव शेप, है ना. डिस्कोटिक शेप, बाइकॉन्केव शेप, समझ में आया. कॉन्स्टिट्यूएंट 99% ऑफ ब्लड एंड कैरिंग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं. बाइकॉन्केव शेप होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, रिलीज ऑफ एटीपी एंड जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करते हैं. बेसिकली जो हमारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, बेसिकली आर्टरीज, वेन्स, उनको डायलेट करते हैं और इम्यूनिटी का ही काम आते हैं, है ना. ये बेसिकली हमारे रेड ब्लड सेल. उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं. एक टर्म है अनीमिया, है ना. अनीमिया के बारे में पढ़ते हैं. बेसिकली जब लो होता है आरबीसी का नंबर या हीमोग्लोबिन का नंबर, ये एक तरीके से जो ब्लड की कमी है उसको हम अनीमिया कहते हैं. ब्लीडिंग हो गई एक्सेसिव या ड्यू टू एनी रीज़न
कोई भी डिफेक्ट है बॉडी में और ब्लड की कमी हो रही है तो हम उसे अनीमिया कहते हैं। अनीमिया के होने के बहुत सारे रीजंस हैं। क्या क्या हो सकते हैं? डेफिशिएंसी हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, हो सकता है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो बॉडी में। देन हो सकता है डेफिशिएंसी हो किसकी? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, या तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो। क्लियर हुआ? ये रीज़न है अनीमिया होने की। एक और वर्ड है ना, एक और वर्ड होता है जो कि है पॉलीसाइथीमिया। क्या मतलब है गाइस पॉलीसाइथीमिया का? क्या मतलब है पॉलीसाइथीमिया का? वेट अ मिनट, लेट मी पुट माय ईयरफोन्स, गिव मी अ सेकेंड। Sorry for this disturbance, guys. बच्चों सॉरी, एक्चुअली someone is playing loud music. So मैंने अब आई थिंक अब आपको आवाज नहीं आएगी, मैंने कनेक्ट कर लिया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीसाइथीमिया। क्या मतलब होता है पॉलीसाइथीमिया का? जब ब्लड में आरबीसी का काउंट जो है वो एबनॉर्मल तरीके से राइज हो जाए। मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लो। एबनॉर्मल राइज इन टोटल काउंट ऑफ आरबीसी। ठीक है, समझ में आया? रेड ब्लड सेल का एबनॉर्मल उसकी रेट बढ़ जाए, है ना, वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। इतना समझ में आया? क्लियर हो गया? एनीमिया पढ़ लिया और पॉलीसाइथीमिया पढ़ लिया। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लिया। क्लियर हो गया? अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ठीक है गाइस, पहले मैं आपको एक टेबल बनवाती हूँ, है ना, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, हमें पता है कि ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं, या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट। समझ में आया? ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो बेसिकली ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, पहले हम कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ल्यूकोसाइट कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता क्योंकि इनके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है, ये हमारा जो आरबीसी होता है उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड। क्या होते हैं? दे आर न्यूक्लिएटेड। याद रहेगा, दो टाइप के होगा, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट अगेन थ्री टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, ईसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तीन टाइप के हो गए, ईसिनोफिल, बेसोफिल्स। ठीक है, इन ईच इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, याद रखिएगा, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है। ठीक है, क्या कॉमन कैरेक्टर है? लोब्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लोब्स बने होते हैं। इतना समझ में आया? जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, लेट मी चेंज इट, जो ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं वो अगेन दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट
और दूसरा क्या है? और मोनोसाइट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती है वो माइक्रोब के अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन करके पढ़ेंगे। जो एक टाइप होता है इसका बीटा लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट का, वो एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को, टॉक्सिन्स को। तो जितना जो लूकोसाइट का बेसिकली पर माइक्रोलीटर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो हमने आरबीसी के लिए भी पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है कि नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में वन माइक्रोलीटर में कितना ल्यूकोसाइट्स का लेवल है उसको हम कहते हैं, समझ में आया, टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। और उसके अलावा कितना होता है? 6000 से 10,000 पर। ये हमारा, आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट। ये एक तरीके का एवरेज है जितना प्रेजेंट होता है बॉडी में, ब्लड में नॉर्मली। अगर ये अचानक से बढ़ गया, याद रखिएगा, अचानक से अगर ल्यूकोसाइट इंक्रीज कर गया है, हमने आपने कोई टेस्ट कराया है ना, उसमें आपका जो ल्यूकोसाइट का नंबर आ रहा है, ल्यूकोसाइट जो है वो बढ़े हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है ना? ल्यूकीमिया हो सकता है ब्लड कैंसर हो। ठीक है, समझ में आया? और कुछ कुछ का रीजन, और दूसरे रीजन के हमारे डब्ल्यूबीसी कम हो गए हैं, वो ये भी हो सकता है कि फॉलिक एसिड की कमी हो। ठीक है, फॉलिक एसिड कम हो। हम्म, इसके भी जो हमारा ब्लड, जो डब्ल्यूबीसी है वो कम हो जाता है। इसको हम एक टर्म से और जानते हैं जिसमें फॉलिक एसिड की वजह से कम हो जाता है हमारा डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। है ना? ल्यूकोपीनिया क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें बेसिकली फॉलिक एसिड कम हो जाता है और हमारा डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाता है। समझ में आ गया? कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लिए। ठीक है, और एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये दो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं कि कितने कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं ब्लड में ये। न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड में। कितना? ये प्रेजेंट होता है 60 to 65%। है ना? कितना न्यूट्रोफिल है? 60 to 65%। इथनोफिल कितना है? ओनली 2 to 3%। एलर्जीज में ये और बढ़ जाता है। देन बेसोफिल होता है ओनली 0.5 to 1%। है ना? लिम्फोसाइड होता है 20 to 25%। और मोनोसाइड होता है 6 to 8%। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में ये कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर हो गया? अब हम एक और चार्ट बना लेते हैं इनके लिए, जिससे आप इसको बना के लर्न कर सको। बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना। नहीं तो अगर आप ऐसे लर्न करोगे तो आपको लर्न नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने एक लाइन बनाई। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमने नंबर ऑफ परसेंटेज पढ़ लिया। हम लिखते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं कैरेक्टर, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। देन लिम्फोसाइट्स में क्या क्या होता है, मोनोसाइट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, देन ईसनोफिल्स में क्या क्या होता है। ईसनोफिल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, एसिडोफिल्स। है ना? तो कहीं एसिडोफिल्स लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, अब हम देखेंगे कि किस किस में क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेन्यूल्स पढ़ते हैं पहले हम। ग्रेन्यूल्स, ठीक है,
तो ग्रेन्यूल्स लिम्फोसाइट में एब्सेंट होते हैं, मोनोसाइट में एब्सेंट होते हैं, ईस्नोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल में प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट होते हैं। अब प्रेजेंट है और किस टाइप के प्रेजेंट है? ईस्नोफिल में कोर्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल में भी कोर्स ग्रेन्यूल, मतलब थोड़े बड़े बड़े ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूट्रोफिल है उसमें बहुत छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? ये क्या है? ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, में ये भी लिख देती हूँ पूरा कैरेक्टर, ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म। दूसरा कैरेक्टर पढ़े, याद हो गया कि ग्रेन्यूल्स तीन में प्रेजेंट है जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, दो में कोर्स प्रेजेंट है, एक में फाइन प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ते हैं, न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस कैसे कैसे होता है। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों? लिम्फोसाइट का राउंडेड न्यूक्लियस होता है। कैसा? गोल न्यूक्लियस होता है। कैसा? गोल। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के देखती हूँ, ये हमारा, ये ऐसा होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें बीच में स्टेनिंग में आ जाता है, तो ये इस तरीके का न्यूक्लियस होता है। मैं दोबारा बना देती हूँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा लिम्फोसाइट है। क्लियर है? मोनोसाइट में कैसा होता है? बीन शेप होता है। कैसा होता है? बीन शेप या किडनी शेप। किडनी शेप। ठीक है, कैसा शेप होता है? देखो मैं बना देती हूँ, ये हमारा मोनोसाइट है, इस तरीके के शेप का होता है। ठीक है, कैसा? न्यूक्लियस। इतना क्लियर हुआ? बढ़िया तरीके से समझ में आया। देन ईसनोफिल में कैसा होता है? ईसनोफिल में बाइलोब्ड होता है। अब मैं आपको ये भी बना के दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो। एक डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है? ईसनोफिल है ना? साइटोप्लाज्म में क्या है? ग्रेन्यूल से बड़े बड़े, बड़ा 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 बना लेते हैं। और न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब, देखो समझ में आया? ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का शेप देखा आपने? दो लोब्स बने हुए हैं। बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। बेसोफिल का कैसा होता है न्यूक्लियस? एस शेप्ड होता है या तीन लोब होते हैं, थ्री लोब्स। कितना हो, कैसे होगा? बना के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्कल बनाया। एक मिनट। ठीक है, कैसा होगा? थ्री लोब, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। को मैं बनाती हूँ। कैसा है ये? यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कैसा है? एस शेप या फिर थ्री लोब्स है। समझ में आ गया? अब हमारे न्यूट्रोफिल में क्या होता है? न्यूट्रोफिल बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल ना मल्टी लोब्ड होता है। मल्टी लोब्ड कैसा होता है? मल्टी लोब्ड, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, देखो। समझ में आया? मल्टीपल लोब्स होते हैं और बिल्कुल फाइन जो होते हैं वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। मल्टी लोब और फाइन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी चीज है इनके बारे में, कि कहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं, है ना? कि कहाँ बनते हैं? साइट ऑफ फॉर्मेशन। कहाँ इनकी बच्चों सिंथेसिस हो रही है? जो लिम्फोसाइड होते हैं, याद रखिएगा, लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वहां बनते हैं। स्पिलीन में बनते हैं, थाइमस में बनते हैं, है ना? और भी है हमारे पास, बोन मैरो, पैचेस। ठीक है, मैं एक मिनट इसको थोड़ा,
ठीक है। थाइमस में बनते हैं, प्रायर्स पैचेस में बनते हैं, देन बोन मैरो में बनते हैं। ये कुछ जगह है जहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। मोनोसाइट्स कहाँ बनते हैं बच्चों? एक जगह होती है, केवल बोन मैरो। ईस्नोफिल भी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। ठीक है। बेसोफिल्स कहाँ बनते हैं? अगेन बोन मैरो में। ये न्यूट्रोफिल कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, तो ये लोकेशन है इनके सिंथेसिस की, समझ में आया? अब देखते हैं लाइफ स्पान कितना है, कितने कितने टाइम के लिए जिंदा रहते हैं, है ना, कितने सेल ये एक्टिव रहती है। ठीक है। कुछ लिम्फोसाइट्स जो है वो फ्यू डेज से लेके कुछ ईयर्स तक भी जिंदा रह सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है। जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं वो 10 to 20 आवर्स इन अ ब्लड, इन अ ब्लड, और एंड टिश्यू, और कुछ मंथ्स के लिए भी, और इवन ईयर्स के लिए भी, है ना। मिनिमम मिनिमम 10 से 20 आवर्स जिंदा रहते हैं। ईसनोफिल 4 to 8 आवर्स इन ब्लड, एक ब्लड में 4 to 8 आवर्स से लेके, एंड 4 to 5 डेज इन टिश्यूज, टिश्यू में 4 से 5 दिन, और ब्लड में 4 से 8 घंटा। ठीक है, ये ईसनोफिल जिंदा रह सकता है। देन बेसोफिल 4 to 8 आवर्स इन ब्लड, 4 से 8 घंटा इन ब्लड, एंड अगेन 4 to 5 डेज इन टिश्यूज। याद रहेगा। देन ये जो लास्ट है हमारा न्यूट्रोफिल, 4 से 8 घंटा रहता है इन ब्लड में, और यही सेम चीज 4 से 5 दिन रहता है टिश्यू में। याद रहेगा। अच्छा, ये सब चीजें याद रहेगी, आप बनाओगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है। देखो, सबसे पहले जो हमारी लिम्फोसाइड होती हैं वो हमें इम्यूनिटी देती है। ठीक है। बेसिकली लिम्फोसाइड ही, जो बीटा लिम्फोसाइड होता है इसमें एक सब टाइप होता है, ये हमारी एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी इस तरीके की शेप की जो होती है, और एंटीबॉडी से ही हमें इम्यूनिटी मिलती है। एंटीबॉडी भी हमारी बच्चों 5 टाइप की होती है, जनरल बता रही हूँ। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, और आईजीजी, आईजीडी। ये हमारी 5 एंटीबॉडीज होती हैं जो बीटा लिम्फोसाइट बनाता है। इतना समझ में आया? दूसरा हमारा मोनोसाइट का है। मोनोसाइट का क्या काम है? फैगोसाइटोसिस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इम्यूनिटी से रिलेटेड, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक। अब देखो, मैं इसको आपको एक समझा देती हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। मैंने फोटो अटैच किया है। ये होता है फैगोसाइटोसिस। ये क्या कौन करता है? मोनोसाइट, है ना। और न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटोसिस करता है। न्यूट्रोफिल जो हमारा है वो भी फैगोसाइटोसिस करता है। जैसे ये फैगोसाइट है ना, या फिर मोनोसाइट होगा या न्यूट्रोफिल होगा, न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहर से आया हुआ कोई भी पैथोजन होता है उसकी सरफेस प्रोटीन को पहचान लेते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, एक एनवेलप लाइक का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अराउंड पैथोजन, है ना। ये इसके अंदर फिर लाइसोजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। वो कम बेसिकली लाइसोजाइम, देखो, लाइसोजाइम जो है वो प्लस वो पैथोजन के संग ऐसे करके मिल जाते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं फैगोसोम। क्या कहते हैं? फैगोसोम। देन ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। देन इसके ब्रेक डाउन के बाद, ये मैं आपको एमएचसी समझा नहीं रही हूँ, ये आगे हाई लेवल है। देन इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। बेसिकली ये फैगोसाइटोसिस साइटोसिस होती है जो कि हमारा मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल करते हैं। ठीक है। देन जो हमारा ईसनोफिल है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट, ये क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट
रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब एंटी एलर्जिक। ये एंटी एलर्जिक जो रिएक्शन होती है या पैरासाइट इन्फेक्शन होती है उस टाइम ये बढ़ता है और उन पे एक्ट करता है। तो याद रखना एंटी एलर्जिक, अगर आपको कोई एलर्जी होगी है ना, आपकी बॉडी में कोई एलर्जी होगी तो आपको ईसनोफिल का जो नंबर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। समझ में आया? देन हमारे पास बेसोफिल है। बेसोफिल भी क्या है, कुछ बेसिकली एंटी एलर्जिक चीजें जो है वो रिलीज करता है ना। सिक्रीट करता है, याद रखिएगा, सिक्रीट करता है हेपारिन, ब्लड का कोगुलेशन रोकता है हेपारिन, है ना। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, ओके, ब्लड से सभी चीजें रिलेटेड है। उनको सिक्रीट करने का काम किसका है, बेसोफिल का, है ना। और अगेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रोफिल, उसका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, है ना। फैगोसाइट होता है, फैगोसाइटिक रिएक्शन करता है और फैगोसाइटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। एक्सटर्नल कोई ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में घुस गया है, उसके अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है। अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है, हमने पढ़ लिया कि हर का स्ट्रक्चर अलग है, हर की स्टेनिंग प्रॉपर्टी अलग है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी बच्चों बहुत तरीके से स्टेन होता है ये, है ना। बेसोफिलिक स्टेन, है ना, इसिनोफिलिक स्टेन, न्यूट्रोफिलिक स्टेन, आप ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, अलग अलग तरीके से स्टेन होता है। ग्रेन्युलोसाइड, एक ग्रेन्युलोसाइड हो सकते हैं, समझ में आ गए, हम पढ़ चुके हैं। और एक ऐसा भी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है, समझ में आया, लाइसोसोम एब्सेंट या प्रेजेंट, ग्रेन्यूल्स, उसके बेसिस पे। देन ए ग्रेन्युलोसाइट हमारे तीन है, लिम्फो, ईसनो और बेसो, हम पढ़ चुके हैं। मेन क्या काम है, फैगोसाइटोसिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक बीटा, बेसिकली बीटा लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडी बनाता है ना। देन वी हैव फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। फिब्रोब्लास्ट देखो इसमें मैंने अटैच किया था, ये देखो, ये पहले हम ये देख लेते हैं कि एंटीबॉडी कैसे सिक्रीट होती है। ये देखो, ये हमारा मैक्रोफाज है ना। ये आया, इसने डाइजेस्ट किया, ये हेल्पर टी सेल है। बेसिकली आप देखो इस तरीके से, ये बी ये मैंने बताया ना, बी बीटा सेल, ये सब आप हाई लेवल के, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रही। देखो एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है बेसिकली। देखो फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, स्टेम सेल होता है ना। देन ये क्या करता है, बेसिकली सेल है, एक तरीके का सेल बनाता है जिसको हम फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। और बेसिकली जो फिब्रोब्लास्ट होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। देन वी हैव ट्रीफोन्स सिंथेसिस। ट्रीफोन्स क्या है, आर द सब्सटेंस इन अ ब्लड एंड ब्लड फ्लू दैट हेल्प टू सेल ग्रो। ये इस तरीके का एक सब्सटेंस है, क्या, ट्रीफोन्स, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। जिससे क्या होता है बच्चों, हमारी जो ब्लड है उसकी ग्रो, हमारे जो सेल है ब्लड के, उसकी ग्रोथ होती है। लिम्फोसाइट्स क्या है, सॉरी ल्यूकोसाइट्स क्या है, ल्यूकोसाइट्स जो है ये बनाते हैं ट्रीफोन्स को फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से लिम्फोस, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये ट्रीफोन्स बनाते हैं, जिससे जो टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ होती है, रिपेयरिंग होती है और नरिशमेंट होती है। हेपारिन बताया था मैंने, एक तरीके का केमिकल है जो कि रिलीज होता है ब्लड से, ये भी याद रहेगा। सही है, समझ में आया, क्लियर हुआ? बहुत इजी है, आप एक बार जब इसका बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हेपारिन एक तरीके से आप याद कर लो, एंटी कोगुलेंट है। जैसे क्या होता है, ये ब्लड को थिन रखता है ना, ब्लड को पतला रखता है, ब्लड को क्लॉट्स नहीं बनने देता हमारी बॉडी में। और अगर ये हेपारिन कम होता है तो ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं बॉडी में। कभी कभी अगर किसी को क्लॉटिंग हो रही है तो तुरंत उनको हेपारिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, या जो पर्टिकुलर जो हमारे ब्लड है ना, उसको जब कलेक्ट किया जाता है तो उसमें हेपारिन होता है जिससे वो जमे ना। एंटी Antihistamines are medicine that are treat allergy symptoms। जो एलर्जी सिम्टम्स को कम करते हैं वो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं। हिस्टामिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में जब हमें एलर्जी होती है, उनको ब्लॉक करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स भी हमारे व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं। आई गेस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेटिलेट्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। हम प्रोसेस पढ़ेंगे हीमोपोइसिस की, कि आखिर जो सेल है वो बनता कैसे है ना।
ब्लड प्लेटिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वी विल आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।